हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा अलग रहने वाला है। दिस विल बी अ मोटिवेशनल लेक्चर। आई विल शेयर विद यू सम एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर करें, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द एस्पेरेंट्स जिनका एक तो आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे आपका जेके एसएसबी का हो या एसएससी का हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्टेट या नेशनल लेवल का। दिस इज़ फॉर ऑल दोज और जिनकी ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट हुई है और जॉब के सर्च में अभी आने वाली वैकेंसीज़ हैं, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन क्लियरिंग एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो सबसे पहला गोल्डन रूल जो है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, दैट इज़ द अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, यू हैव टू फेमिलराइज योर सेल्फ विद द एग्ज़ाम पैटर्न। जो मार्किंग स्कीम है या किसी जगह पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी जगह पे नहीं होती है, या टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पहले जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा इसमें आता है दैट इज़ द सिलेबस। यू हैव टू केयरफुली रिव्यू द सिलेबस, और आपको जो इसमें से उस सिलेबस में से आइडेंटिफाई करने हैं कि व्हाट आर द की टॉपिक्स जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल आप क्या याद रखोगे, इट इज़ द अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो दिस इज़ द रूल नंबर 1। तो पहले आप इस पे आओगे। उसके बाद आपका रूल नंबर 2 रहेगा, दैट इज़ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने सिलेबस को देखा, पेपर पैटर्न को देखा, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा दैट विल बी यू हैव टू रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप सोशल मीडिया से अफेक्टेड हो तो एग्ज़ाम के टाइम तक यू हैव टू रिमूव देम ऑल। इफ़ यू आर इन ए टॉक्सिक रिलेशन यू हैव टू स्टॉप इट हियर। तो या अगर आप यूट्यूब पे फजूल वीडियोस देख रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। या यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन थिंग्स जो गैर ज़रूरी है, तो वो सभी चीज़ें जो हैं आपको स्टॉप करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्ट्रैक्शंस का रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रूल नंबर 2 रहेगा आपका। उसके बाद आपका यू हैव टू क्रिएट ए स्टडी प्लान। तो आपने डिस्ट्रैक्शंस रिमूव की, अब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर ए प्लान। ठीक है, तो स्टडी प्लान जो है हर कोई एस्पिरेंट अपने हिसाब से बना सकता है। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओगे कि सुबह मॉर्निंग से कब आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में जो हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं पढ़ना या कुछ रात को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये टाइम टेबल जो है आपको अपने हिसाब से बनाना है एंड यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इस टाइम टेबल में कम से कम एक वीक में आपका हर सिलेबस का पोर्शन जो है वो टच होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है इसको फ्रेम करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। दूसरा जो रहेगा दैट इज़ टू रिमूव द डिस्ट्रैक्शन। और तीसरा जो मेन पॉइंट रहेगा दैट इज़ टू क्रिएट ए स्टडी प्लान। यू हैव टू क्रिएट ए स्टडी प्लान, जिसको हम टाइम टेबल बोलते हैं बनाना। ठीक है, तो आपने टाइम टेबल बनाया, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक फलाना सब्जेक्ट पढ़ना है या इस टाइम से इस टाइम तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जितना भी आप दिन में जो है टाइम दे रहे हो पढ़ाई में, तो उस टाइम को जो है आप डिवाइड करो, जितना आपका सिलेबस वगैरह है, तो हर सिलेबस के पोर्शन में से कुछ कुछ पढ़ना है। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक। तो कुछ बच्चे जो है एक ही सब्जेक्ट पहले पढ़ते हैं, ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जब आप 2 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर 2 घंटे के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। उसके बाद मेन पॉइंट दैट इज़ टू गैदर द स्टडी मटेरियल। अब आपने टाइम टेबल बनाया, अब पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, यू हैव टू यूज़ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स यूज़ करने हैं या रेफरेंस बुक्स या स्टडी गाइड जो भी है, या एक तो आपको ये करना है। दूसरा, जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपने कोई यूट्यूब चैनल जो है आपने कोई यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब किया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। या कोई एजुकेशनल वेबसाइट है या एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड साथ में स्टडी मटेरियल में मेन एक पॉइंट रहता है दैट इज़ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टडी मटेरियल जो है गैदर करना है, यू हैव टू यूज़ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंसेस बुक्स, या आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो बाय कंसल्टिंग ऑल दीज रिसोर्सेज। आप बुक से उठा के अपने हिसाब से नोट बना सकते हो, या वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देख के जो है आप अपने नोट्स बना सकते हो। और इसमें मेन चीज़ जो है, यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आगे आपने अब मटेरियल भी जमा किया, ठीक है। मटेरियल जमा करने के बाद आपने पढ़ाई भी स्टार्ट की, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू बी, आपको रेगुलर रिवीजन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली। रिवीजन क्यों है? टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन। जो आप पढ़ रहे हो उसको रिटेन करने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपके दिमाग में रहे। उसके लिए क्या है? उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उनको जो है क्विकली रिवीजन करना है, ठीक है, क्विकली रिवीजन करना है। जिस तरह आपने पहली बार उनको पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ना है, क्विकली रिवीजन करना है, ठीक है, क्विकली गो थ्रू करना है। और उसके बाद आपका मेन फोकस रहना चाहिए एमसीक्यूज़ पे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है सबसे ज़्यादा रिवीजन फिर होता है, आपका रिवीजन अच्छे से फिर होता है। तो लेकिन आपके नोट जो हैं वो पहले रिवाइज़ करने हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ एंड मॉक्स लगाने हैं। इससे जो है आपने जितना भी पढ़ा होगा वो इन्फॉर्मेशन जो है रिटेन रहेगी। एंड रिवीजन में एक चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट्स या आपके फार्मूलाज हैं या डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों को अच्छे से फिर से फोकस करना है। तो मेन फोकस जो रहना चाहिए दैट शुड बी ऑन योर कंसेप्ट्स, फार्मूलाज या डेफिनेशंस। तो क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन के बाद जैसे आपने कोई टॉपिक जो है चूज़ किया, उसके बाद आपने उसका क्विक रिवीजन किया, उसके बाद उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाने हैं। तो एमसीक्यूज़ लगाने से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको रिटेन रहेगी, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिटेन करने के लिए आपको एमसीक्यूज़ लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द अनदर रूल। तो रिवीजन के बाद यू हैव टू रिमेन अपडेटेड। स्पेशली अपडेटेड का क्या मतलब है? स्पेशली अगर आपका जनरल नॉलेज आपके सिलेबस में है, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई ना कोई करंट होता ही रहता है, करंट अफेयर होता ही रहता है, ठीक है। तो स्पेशली अगर आपके सिलेबस में ऑलरेडी जनरल नॉलेज है, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। तो साथ में करंट अफेयर्स को आप कैसे अपडेट रख सकते हो? यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या ऑनलाइन जो न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह होते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं आपको करंट अफेयर्स पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सो यू हैव टू रिमेन अपडेटेड विद द करंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये खाली आपका इसमें नहीं आएगा, क्या कहते हैं इसको, जनरल नॉलेज नहीं आएगा, अदर सब्जेक्ट्स में भी आपका करंट आ सकता है, ठीक है। जैसे साइंस, आपका सिलेबस में साइंस है, तो साइंस के फील्ड में कुछ न्यू हुआ है, दैट विल बी करंट फॉर योर, तो वो साइंस का करंट अफेयर्स हो गया, तो उसको भी जो है साथ साथ में अपडेट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनदर गोल्डन रूल इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स, ठीक है। मॉक्स का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉक्स कैसे लगाएं, ठीक है। तो यू हैव टू टेक मॉक वेरी सीरियसली। ये आप याद रखोगे, यू हैव टू क्रिएट, जैसे एग्ज़ाम हॉल का इन्वायरमेंट होता है वैसा ही आपको क्रिएट करना है, ठीक है। वैसे ही आपको बैठना है। अगर 2 घंटे का टाइम है, एग्जैक्टली आपको 2 घंटे देने हैं, पेपर पे अच्छे से सॉल्व करना है जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है। और अपनी परफॉर्मेंस को जो है इस मॉक के थ्रू एनालाइज़ करना है, कहाँ कहाँ पे मुझे मिस्टेक्स हुई है उनको आइडेंटिफाई करना है और उन पे फिर काम करना है, ठीक है। तो मॉक का मेन मकसद यही होता है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करना, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और उन पे फिर काम करना, ठीक है। जब आपको पता चलेगा कि मेरी कमज़ोरी किस फील्ड में है, कहाँ पे है, तो आपको फिर क्या करना है, उस फील्ड पे और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि जनरल इंग्लिश या जनरल नॉलेज मेरी कमज़ोर है, मेरा स्कोर थोड़ा कम हुआ इसमें, तो आप जो है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उस सेक्शन पे दे दोगे, ठीक है। और मॉक में एक और मेन चीज़ जो आपको मॉक सिखाएगा, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में पीछे इसलिए रह जाते हैं कि उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता है, ठीक है। जैसे आपका 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो इन 2 घंटों को, जिसको ये 2 घंटे मैनेज करने आए, तो वही बच्चे जो हैं कामयाब हो जाते हैं। तो कभी कभी आपके पेपर में जो है मैथ्स पोर्शन होता है जो थोड़ा लेंथी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो बड़ा मसला करता है बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा जब मैथ्स पोर्शन को सॉल्व करने बैठता है तो कभी कभी जो है आपका आधे से ज़्यादा टाइम उसी सेक्शन में जाता है, लेकिन जिसकी वजह से जो है आपका जो रेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर है उसमें से फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं, जो आपको आते होंगे, जिन पे फिर आप पछताते हो घर जाके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, ठीक है। अगर आपकी 4 सेक्शन है पेपर में, फॉर एग्जांपल आपके पास 60 मिनट्स हैं, बिल्कुल 15 15 15 15 करना है, ठीक है। एक सेक्शन पे आपको 15 मिनट्स देने हैं, चाहे आपके फॉर एग्जांपल इसमें से 10 मार्क्स हैं, चाहे आपने 6 ही किए हों, आपको आगे बढ़ना है। इस पे से आपके 15 मिनट्स रहने चाहिए, इसमें 15, इसमें 15। फिर लास्ट में जब आपको टाइम मिलेगा तो आप दोबारा से फिर इस पर आओगे, ठीक है। और मॉक में एक और चीज़ आपको
मॉक टेस्ट में एक और चीज़ आपको याद रखनी है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट, जब आप रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करोगे यू विल रिटेन इन्फॉर्मेशन क्विकली, जिसकी वजह से जो है आपको फिर टाइम कम भी लगेगा। ठीक है, जैसे आपका मैथ्स का पोर्शन आता है या रीजनिंग का पोर्शन आता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आप फिर क्विकली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिससे जो है आपका टाइम भी बचेगा। तो मॉक टेस्ट का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू टेक रेगुलर मॉक टेस्ट्स और टू स्टिमुलेट द एग्जाम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसको फील करना एग्जाम एनवायरनमेंट को, एंड थ्रू दीज मॉक्स यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ पे मुझे मिस्टेक हो रही है एंड यू हैव टू वर्क ऑन देम। तो दिस इज़ द अनदर रूल फॉर क्रैकिंग एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। तो टाइम मैनेजमेंट की अभी हमने बात की, टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने देखा। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो जब आप एक्यूरेसी एंड स्पीड पे काम करोगे विद द हेल्प ऑफ मॉक्स, तो टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपके वीक एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड यू शुड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द अलॉटेड टाइम। जो मैंने अभी आपको बताया कि जितना आपका अलॉटेड टाइम है, जितना आपका मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो पेपर है उसको डिवाइड करना है इन द टाइम जोन्स। जैसे 4 सेक्शन है, इसमें 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 और 15 देने हैं। तो अपने टाइम में जो है जितना आपने इस सेक्शन को अलॉट किया है उसी में जो है आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पोर्शन ओनली इन योर अलॉटेड टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन विद इन द अलॉटेड टाइम, यू हैव टू फोकस ऑन द एक्यूरेसी एंड स्पीड, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई या टाइम कौन सी चीज़ आपको खाती है, दैट इज़ आपकी वीक एरियाज़। ठीक है, तो वीक एरियाज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी का मैथ्स कमज़ोर है, तो अगर वो मैथ्स को सॉल्व करने बैठेगा तो उसका टाइम पूरा उसी में चला जाएगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन योर वीक एरियाज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये एक और रूल रहेगा, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद मेन चीज़ जो है दैट इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपका अभी जूनियर असिस्टेंट या पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके पास 45 डेज़ हैं। ठीक है, 45 डेज़ हैं। तो संडे आप ऑफ मान के चलो। ठीक है, आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, दीज आर 1 2 3 4 5 6 डेज़। तो इन 6 डेज़ का आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, संडे आप ऑफ रखा करो, उतना भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 6 डेज़ का आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे 6 डेज़ का आपने टाइम टेबल बनाया, 8 आवर्स, ज़्यादा भी नहीं, 8 घंटे का, तो इट इज़ 8 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 48, यानी एक वीक में आपको 48 आवर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्ट किया आज, ठीक है, अगर आपने आज 8 घंटे पढ़े, ठीक है, ऐसा ना हो कि कल आप 2 ही घंटे पढ़े, परसों आप कुछ भी ना पढ़े, तो फिर नेक्स्ट डे जो है आप 5 घंटे पढ़ो। दिस वोंट वर्क। इससे आप कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे। यू वोंट गेट सक्सेस इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर आपने 8 घंटे पढ़ा है, यू हैव टू मेंटेन दैट थ्रू आउट द, जब तक आपका एग्ज़ाम, जब तक आपका गोल आपको अचीव ना हो, यू हैव टू फॉलो दिस। बहुत सारे बच्चे जो हैं इधर ही लैग करते हैं, तो वो कंसिस्टेंट स्टडीज़ पे नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों कहीं और होंगे, नेक्स्ट डे जो है फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर मन नहीं लगेगा उनको। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे 5 10 दिन 20 दिन, तो आपको जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होना स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़, तो फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के ख्वाब छोड़ दें। ठीक है, तो अगर आप देखिए एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, उतना मसला नहीं है। अगर हम इसको एसएससी के साथ, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स के साथ कंपेयर करेंगे, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल के पेपर्स आते हैं, उतने हाई लेवल के पेपर्स नहीं आते हैं। चाहे जेके एसएसबी का आजकल का पैटर्न भी देखा जाए तो उतना मतलब मुश्किल पेपर नहीं होता है। आराम से इंसान अगर 2 to 3 मंथ जो है मेहनत करेगा, आराम से हो जाएगा। बट यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज गोल्डन रूल्स। जब आप इन रूल्स पे फोकस करोगे, इन पे अमल करोगे, तभी ये पॉसिबल है कि यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ साथ यू हैव टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देयर इज़ अ फेमस सेइंग, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, तो जब आपका जिस्मानी तौर आप साउंड होंगे, तभी आपका माइंड जो है वो भी साउंड होगा। सो यू हैव टू मेंटेन ए हेल्दी डाइट एंड एडुकेट स्लीप। स्लीप का होना बहुत ज़्यादा, एडुकेट स्लीप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप रात भर ऐसी फजूल में फ़ोन चलाते रहे हो, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी खलल पड़ रही है और आपको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो है आपकी स्टडीज़ पे भी असर पड़ने वाला है। ठीक है, और आपकी सेहत पे भी असर पड़ने वाला है। और एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
चाहे आप वॉकिंग पे चले जाएँ, चाहे आप जिम चले जाएँ, तो इससे जो है आपका एक्सरसाइज से जो है आपका स्ट्रेस वगैरह मैनेज होता है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह मैनेज होता है। सो स्टडीज़ के साथ साथ यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड यू हैव टू गेट एडिक्वेट स्लीप एंड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्सरसाइज टू मैनेज योर स्ट्रेस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास एक साउंड बॉडी होगी तभी आपके पास एक साउंड माइंड होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हेल्दी लाइफस्टाइल का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक दिस इज़ द, अगर हमारे पास सबसे बड़ी कोई वेल्थ है दैट इज़ अवर हेल्थ, ठीक है। तो सबसे बड़ी वेल्थ जो है हमारे पास ये हेल्थ है। अगर हमने इसको एक बार खो दिया तो फिर अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब भी होगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो हेल्थ को, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आप नोट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट रूल जो है, यू हैव टू सीक गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपने कोई चैनल जो है सब्सक्राइब की हुई है तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं आप उनकी गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। और साथ साथ में अगर आपको मतलब किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, ऑलवेज सीक हेल्प। हमेशा किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए, चाहे टीचर की या मेंटर की या आपके जो सीनियर्स हैं, पीयर्स हैं, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में जो है हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट आपसे 1 साल ही बड़ा हो या 2 साल ही बड़ा हो तो उससे जो है एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होगा, ठीक है। वो कहते हैं जब भी आप दोस्त बनाओ तो अपने से बड़ा बनाओ, क्योंकि अगर आप अपनी एज का दोस्त बनाओगे, जो दिमाग आपका होगा, जैसा आपका होगा वैसा उसका भी होगा, ठीक है। लेकिन जो आपसे बड़ा होगा उसको आपसे अच्छा उसने 1 साल या 2 साल आपसे ज़्यादा जिया होगा तो उसको ज़्यादा ही थोड़ा पता होगा, एक्सपीरियंस थोड़ा आपसे ज़्यादा होगा। इसलिए दोस्त जो है हमेशा अपने से बड़ा बनाना चाहिए। तो गाइडेंस का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चाहे कोई मतलब सोसाइटी में कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो जिसने एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक किए हों या टीचर हैं, मेंटर हैं आपके, तो उनसे जो गाइडेंस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या जहाँ पे आप कोचिंग करवा रहे हो तो यू हैव टू रिमेन इन टच विद देम। तो उसके बाद ये सारा यू हैव टू रिमेन मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव, ठीक है। आप मेहनत भी कर रहे हो, आपने सब कुछ जितने भी हमने गोल्डन रूल्स पढ़े सब पे आप चल रहे हो, यू आर रिमेनिंग कंसिस्टेंट, यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हो। एट द एंड यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। एक तो आपको मोटिवेटेड रहना, आप जो मेहनत कर रहे हो उस पर जो है आपको एतमाद होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी रखनी है, यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड यू हैव टू रिमेन मोटिवेटेड थ्रू योर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपने किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अभी मतलब ये गोल बनाया है तो उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। सो सेट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड और उनको अचीव करने पे अपने आप को रिवार्ड करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ अपॉन अचीविंग देम। तो मोटिवेटेड रहना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मेहनत की, ठीक है, यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट, यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे एंड नेवर एवर थिंक अबाउट द रिजल्ट्स क्या होंगे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आपको सोचना है, ठीक है। अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन के टाइम पे ही, इससे जो है आपके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो जिससे जो है आपकी स्टडीज़ जो है वो हिंडर हो सकती हैं। सो रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट विद योर स्टडीज़। आपने जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है, ऑल दैट विल लीड टू सक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल जो हमने पढ़े, these are the rules which can help you to crack any competitive exam। तो जितने भी एस्पायरेंट जो हैं एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं या आने वाले जो पोस्ट्स हैं तो उनकी प्रिपरेशन के लिए जो है उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही, दिस लेक्चर विल हेल्प यू लॉट, दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट इफ़ यू विल फॉलो ऑल दीज रूल्स। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी आपके जो गोल हैं उनको अचीव करने में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।